दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश, सिंचाई के साधन और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक खनिजों के संबंध में। ये वीडियो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के भूगोल खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आपको 200 शब्दों में और 125 शब्दों के अंतर्गत देना होता है और उसी के अनुरूप ही ये प्रश्न और तैयार किए गए हैं ताकि आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में आसानी रहे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश। ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है आपके कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। आइए इस प्रश्न को मुख्य परीक्षा में अगर पूछता है तो कैसे उत्तर देना है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है कि कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है। आप उसकी एक छोटी सी परिभाषा देंगे। कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर विशिष्ट प्रकार के फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में आप बताएंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई है जो एक निश्चित सीमा के अंदर विशिष्ट प्रकार के फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन, ये सभी इन सभी कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र। तो भावर और तराई क्षेत्र इसमें है दोस्तों, इस क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1400 mm होती है और इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से दोमट तथा मटियार दोमट मृदा पाई जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली भावर एवं तराई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। दूसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 795 mm के आसपास होती है। इस क्षेत्र में दोमट, मटियार दोमट के साथ बलुई मृदा भी पाई जाती है। मेरठ मंडल के आसपास का क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा जो है दोस्तों मध्य पश्चिमी मैदान। मध्य पश्चिमी मैदान जलवायु तथा मृदा के क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र की विशेषताएं यहाँ भी पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ वर्षा थोड़ी अधिक मात्रा में होती है। इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र शामिल होते हैं। चौथा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान दोस्तों, इस क्षेत्र में जो जलवायु होती है वो अर्धशुष्क है और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 863 मिलीमीटर के आसपास होती है। इसमें आगरा मंडल और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल होता है। तो आगरा मंडल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान के अंतर्गत शामिल है। पांचवा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है मध्य मैदान। तो मध्य मैदान की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है तथा यहाँ पर वार्षिक वर्षा 863 mm के आसपास होती है। यहाँ चिकनी दोमट, बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। कानपुर एवं लखनऊ मंडल के जो क्षेत्र होता है वो मध्य मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। छठा देखते हैं दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु अर्धशुष्क है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम मात्रा में होती है। बुंदेलखंड की जलवायु अर्धशुष्क है, वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। झांसी चित्रकूट मंडल का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सातवां है दोस्तों उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 1240 mm तक होती है। गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और यहाँ पे जो मिट्टी है, मृदा है, दोमट और मटियार मृदा पाई जाती है। ये मृदा काफ़ी
उपजाऊ भी है और यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है। 8वां कृषि जलवायु प्रदेश है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण जलवायु के साथ यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 830 मिलीमीटर तक होती है। सिल्टी, दोमट, मटियार यहाँ की प्रमुख मृदाएं हैं और पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ और प्रयागराज मंडल के क्षेत्र शामिल होते हैं। 9वां यानी 9 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उसमें 9वां कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 1134 mm तक होती है और यहाँ पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास का क्षेत्र विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, वहाँ की जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार की मृदा वहां पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले और मंडल इन जलवायु प्रदेशों के क्षेत्र में शामिल हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। तो दोस्तों प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश हमारा है यहाँ पर सिंचाई का जो मानसूनी वर्षा पे काफ़ी निर्भर है यहाँ पर, लेकिन मानसूनी वर्षा का जो पैटर्न होता है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है और अनियमित है। इसके कारण यहाँ पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा का जो पैटर्न है वो अनिश्चित है और अनियमित है, इस कारण सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर नलकूपों से सिंचाई होती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर नहरें आती हैं, फिर कुएं, तालाब, झीलें और अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, दूसरे स्थान पर नहरें हैं। सबसे पहले देखते हैं नलकूप के बारे में। तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों नलकूपों से की जाती है और इस साधन से प्रदेश के कुल भाग के 70 से 71% भाग पर सिंचाई होती है, यानी 2/3 भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और लगभग उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का 71% भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। मेरठ, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में नलकूपों से अधिकाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। दूसरे स्थान पर दोस्तों सिंचाई के साधनों में नहरें हैं। प्रदेश में सदावाहिनी जो नदियां हैं उनसे नहरें निकाली गई हैं, इसलिए नहरों का विकास करना यहाँ पर आसान है। प्रदेश के लगभग 17.2% भूभाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी एवं निचली गंगा नहर, शारदा नहर आदि प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं और इनसे मैदानी क्षेत्रों का काफ़ी भाग सिंचित किया जाता है। तीसरा है दोस्तों कुएं। तो कुएं प्रदेश के कोमल शैल तथा ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है और कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए ऐसे तो पारंपरिक रूप से रहट और फिर आधुनिक रूप में लिफ्ट और पंप आदि का प्रयोग किया जाता है। तो कुएं भी ऐसे क्षेत्रों में कुएं पाए जाते हैं या कुओं से सिंचाई होती है जहां पर कोमल शैल पाए जाते हैं और वहाँ पे जलस्तर ऊंचा हो, तो और पानी निकालने के लिए रहट, लिफ्ट और पंपिंग सेट का प्रयोग किया जाता है। चौथा है दोस्तों तालाब, पोखरे और झीलें। तो प्रदेश में सिंचाई के ये सबसे प्राचीन और परंपरागत साधन हैं तालाब, पोखरे और झीलें। इसमें परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्रोतों से भी सिंचाई की जाती है। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर नलकूप है, दूसरे स्थान पर नहरें, तीसरे स्थान पर कुएं हैं और चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से तालाब, पोखरे और झीलें शामिल की जाती हैं। दोस्तों प्रदेश में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्रबंधन और जागरूकता की कमी है, जिसके कारण सभी जिलों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था और उपलब्धता नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक भूमि को सिंचित बनाया जा सके और अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन किया जा सके, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में धात्विक खनिजों का विवरण। उत्तर प्रदेश में धात्विक खनिजों का विवरण पढ़ने से पहले जानते हैं दोस्तों कि
खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत ही निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, जहां पर खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। या तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि यहाँ जो बहुमूल्य धात्विक खनिज हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं, बहुत कम मात्रा में हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ खनिजों का जो उत्पादन क्रम है वो विंध्य क्रम की शैलों से, बुंदेलखंडी क्षेत्र में और हिमालय श्रेणी के निचले भागों से और कुछ नदी घाटियों में कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। लेकिन विंध्य क्रम की जो शैलें हैं और बुंदेलखंडी क्षेत्र, ये खनिजों की दृष्टि से प्रदेश में सर्वाधिक संपन्न है। उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन और उनका वितरण क्रम इस प्रकार से है। पहला देखते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निष्कासित किया जाता है और ये प्रदेश के बांदा और चंदौली जनपद में पाया जाता है। बॉक्साइट का खनन बांदा और चंदौली जनपदों में किया जाता है। इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम रेणुकूट में हिंडाल्को द्वारा किया जाता है। दूसरा है सोना। तो प्रदेश में सोना कुछ मात्रा में शारदा नदी और रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है। इसके अलावा ललितपुर जिले में, झांसी से कटकर ललितपुर बना है, तो ललितपुर जिले के भीखमपुर और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना पाई गई है। धात्विक खनिजों में तांबा है दोस्तों। तो तांबा ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में तांबा उत्पादन प्रमुख केंद्र बना है। तो तांबा प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा लौह अयस्क ललितपुर जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। चूना पत्थर एवं डोलामाइट के लिए उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलामाइट सोनभद्र और मिर्जापुर जनपदों से प्राप्त किया जाता है। सिलिका सैंड के उत्पादन में प्रदेश का देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कांच निर्माण में ये सिलिका सैंड प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2। तो ये सिलिका सैंड, इसके उत्पादन में प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रयागराज, बांदा और चित्रकूट से ये सिलिका सैंड प्राप्त किया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है दोस्तों। यूरेनियम का जो भंडार है सीमित मात्रा में ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना दोस्तों उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक खनिज। ये 3 प्रश्न आ सकते हैं मुख्य परीक्षा में यहाँ से, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।